हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्गीकरण के जो आधार थे वो 3 आधार हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने संगठन का स्तर, समिति और भ्रूणी की विकास के आधार पर जीवों को किस तरह डिवाइड किया है, एनिमल्स को कैसे वर्गीकृत किया है वो हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम देह गुहा, खंडीभवन और पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड जो है उसके आधार पर एनिमल्स को किस तरह डिवाइड किया है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्गीकरण का आधार। और अगला जो चौथा आधार है वो है देह गुहा या सीलोम। देह गुहा या सीलोम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, देह यानी होता है शरीर, बॉडी, गुहा यानी कि कैविटी, एक खाली जगह। तो नाम से जैसे लग रहा है कि देह गुहा, आपके शरीर में जो गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, खाली जगह जो पाई जाती है उसे देह गुहा कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये किसी जीव का शरीर है, ये मान लीजिए उस जीव का मुख है और अंत में गुदा होती है, ये आहार नाल होती है। तो आहार नाल की जैसे जैसे ही आप देह गुहा सोचते हो तो आपके दिमाग में आती है कि हमारी जो नली है ये देह गुहा होगी। नहीं, ध्यान रखना, ये जो आहार नाल जो है, या गट कह दो या एलिमेंट्री कैनाल कह दो, इस आहार नाल और जो हमारी जो बॉडी वॉल है, जो हमारी शरीर की जो भित्ति है, ये है शरीर भित्ति, बॉडी वॉल। इन दोनों के बीच में जो अवकाश है, कौन सा अवकाश? ये जो अवकाश जो नजर आ रहा है, ये जो खाली जगह नजर आ रही है, किस किस के बीच में? शरीर भित्ति और आहार नाल, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो जगह है, जो ये रिक्त स्थान है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी को सीलोम कहते हैं। ठीक है, तो सीलोम या देह भित्ति या देह गुहा, आपसे कोई पूछे सीलोम देह गुहा क्या होती है, तो शरीर भित्ति, बॉडी वॉल और आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाए जाने वाला रिक्त स्थान, कैविटी या गुहा सीलोम कहलाती है, देह गुहा कहलाती है। इस देह गुहा का एक और साथ में इसकी परिभाषा में आपको एक कंसेप्ट और जोड़ना पड़ेगा कि ये जो सीलोम जो है, इस सीलोम का एक विशेष गुण होता है कि ये मीजोडर्म से आश्रित हो, मीजोडर्म से लाइंड हो। ये बहुत जरूरी है। सीलोम तभी वास्तविक सीलोम कहलाएगी जब वो शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में खाली स्थान हो और वो जो खाली स्थान है वो मीजोडर्म से आश्रित हो, उसके चारों ओर मीजोडर्म की लाइन जरूर मौजूद हो, तभी उसे वास्तविक सीलोम कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई सीलोम। और इस सीलोम जीव में है या नहीं है, इस आधार पर एनिमल्स को डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में। किस आधार पर? सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया एनिमल्स को। पहला है एसीलोमेट, नाम से ही जाहिर हो रहा है, ए मतलब होता है एब्सेंट, ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम होती ही नहीं, एसीलोमेट कहलाते हैं। दूसरा है स्यूडोसीलोमेट, स्यूडो का मतलब होता है अवास्तविक, फॉल्स, झूठी। तो स्यूडोसीलोमेट्स उन जीवों को कहा जाता है जिनमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती। अभी अभी से चित्र से और समझेंगे वास्तविक देह गुहा। तीसरा जो जीव है या तीसरे जो जीव जिनमें सीलोम पाई जाती है, उन्हें, जिनमें वास्तविक सीलोम होती है, उन्हें यूसीलोमेट कहते हैं। तो पहला बिंदु तो ये समझिए कि देह गुहा या सीलोम होती क्या है? शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में खाली स्थान जो मीजोडर्म से लाइंड हो, जो मीजोडर्म से आश्रित हो, सीलोम कहलाती है। इस आधार पर जीवों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट। एसीलोमेट जीव वो हैं जिनमें सीलोम होती ही नहीं है। स्यूडोसीलोमेट्स वो हैं जिनमें सीलोम होती है, देह गुहा पाई जाती है, लेकिन मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती।
मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती। और यूसिलोमेट वे जीव होते हैं जिनमें वास्तविक सीलोम पाई जाती है जो मीजोडर्म से लाइंड होती है। ठीक है, तो इस आधार ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जो आपको समझना है। देखिए अब एसिलोमेट जीव, जैसे कि आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है, ये चित्र आप जैसा आप देख रहे हो आपकी बुक में ये चित्र दिया होगा, ये 3 चित्र आपको दिए हुए हैं, इन्हीं तीनों को प्रदर्शित कर रहा है। एसिलोमेट, तीसरा चित्र एसिलोमेट का है, दूसरा स्यूडो, और पहला जो आपको दिख रहा है वो वास्तविक सीलोम या यूसिलोम का है। सीधा सा है कंसेप्ट, आपको ऐसा समझना है कि तीनों जनन स्तर, 3 जनन स्तर होते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तीनों जनन स्तर, बाहर वाले को कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को कहते हैं मीजोडर्म और अंदर वाले को कहते हैं एंडोडर्म। अगर तीनों के तीनों कोशिकाओं से भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए हैं, उनमें कहीं कोई रिक्त स्थान नहीं है, तो ऐसे में वो एसिलोमेट होंगे। उनमें कोई रिक्त स्थान बनता ही नहीं है, कोई कैविटी बनती नहीं, तो वो होते हैं एसिलोमेट। ठीक है, बात करें सूडोसिलोमेट्स, तो सूडोसिलोमेट्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंडोडर्म है और ये बाहर वाली बनाई ये एक्टोडर्म है, और बीच में जो ये है वो कैविटी है जो सूडोसिलोम कहलाती है। और इसमें कहीं कहीं मीजोडर्म होगी, लेकिन वो कहीं कहीं पाई जाएगी। यहाँ इसमें कोशिकाएं होंगी, ये मीजोडर्म है, ये है एक्टोडर्म, ये है मीजोडर्म, और अंदर जो हमने बनाई वो है एंडोडर्म, और ये जो खाली स्थान है ये सूडोसिलोम है। ठीक है, यहाँ सूडोसिलोम है, गुहा शरीर में पाई जाती है, गुहा प्रेजेंट है, लेकिन ये जो गुहा या जो कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, मीजोडर्म तो कहीं कहीं बिखरी हुई है। तो जब तक कोई गुहा मीजोडर्म से आश्रित नहीं होगी उसे वास्तविक गुहा नहीं कहेंगे, और यहाँ जो इस तरह की उपस्थिति वो सूडोसिलोम कहलाती है। ऐसे जीवों को सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ उदाहरण भी साथ के साथ आप याद करें। एसिलोमेट जिनमें सीलोम बिल्कुल होती ही नहीं, खाली जगह होती ही नहीं, तो वो जीवों का उदाहरण जो है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं, जिन्हें चपटे कर्मी भी कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, जैसे टीनिया सोलियम, फेसियोला, ये जो जीव है इनमें सीलोम नहीं पाई जाती, एसिलोमेट होते हैं। दूसरा है सूडोसिलोमेट्स जिनमें गुहा तो पाई जाती है, कैविटी तो पाई जाती है, लेकिन वो कैविटी, दूसरा वाला जो कंसेप्ट है वो लागू वहाँ नहीं हो रहा है, मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती। मीजोडर्म तो इस कैविटी में कहीं कहीं बिखरी हुई मिलेगी। इस तरह की गुहा को सूडोसिलोम कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज जिसमें एस्केरिस आते हैं, जिन्हें गोल कर्मी राउंड वॉर्म्स कहते हैं, वो इसका उदाहरण हुआ। ये क्रम से ही है, एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थीज, अगला क्रम एस्केहेल्मिन्थीज, तो वो सूडोसिलोमेट, और उसके बाद के सभी यूसिलोमेट होते हैं। जो यूसिलोमेट जो सिलोमेट्स होते हैं, वास्तविक देह गुहा वाले जो होते हैं, उनमें मीजोडर्म से लाइंड कैविटी पाई जाती है। ये कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि उनमें इस तरह एंडोडर्म होगी। मान लीजिए ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म के बाद में मान लीजिए ये जो बाहर हमने बनाई ये एक्टोडर्म है, और मीजोडर्म इसमें दोनों तरफ होगी। इस तरह बाहर भीतर की तरफ भी मीजोडर्म होगी, और इस तरह बाहर की ओर भी मीजोडर्म होगी, जैसा कि अपने एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम भी है। इस तरह कुछ डायग्राम होगा। तो ये बीच में जो रिक्त स्थान आपको नज़र आ रहा है ये सीलोम है, ये सीलोम है, क्योंकि इसमें मीजोडर्म से लाइन है। ये जो सीलोम आप देख रहे हो, ये जो खाली जगह है, ये किससे आश्रित है? कवर्ड है, किससे? मीजोडर्म से। इधर भी है मीजोडर्म, इधर भी मीजोडर्म है। तो अगर ऐसी सीलोम, ऐसी गुहा जो
मीजोडर्म से लाइंड हो वो वास्तविक सीलोम कहलाती है, ट्रू सीलोम कहलाती है। और ऐसे जीवों को यूसीलोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूसीलोमेट ऐसे जीवों को कहा जाता है। और यूसीलोमेट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो एसके हेलमंथीज के बाद आने वाले जितने भी जो हमने क्रम देखा उसके बाद वाले सभी यूसीलोमेट्स होते हैं। यानी कि इसके बाद में कौन कौन से आते हैं? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सभी यूसीलोमेट्स हैं। ये क्या है? सभी के सभी यूसीलोमेट्स है, वास्तविक सीलोम रखने वाले हैं, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक के जीव। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने देह गुहा पढ़ी। देह गुहा होती क्या है? शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच की जगह, खाली जगह, कैविटी, गुहा जो मीजोडर्म से लाइंड हो, मीजोडर्म से आश्रित हो, वास्तविक देह गुहा कहलाती है, देह गुहा कहलाती है। और इस आधार पर जीव तीन प्रकार के हैं। एक वो जिनमें खाली जगह होती ही नहीं, एसिलोमेट जैसे प्लेटियरमंथीज। एक वो जिनमें खाली जगह है, कैविटी है, सीलोम है, लेकिन वो मीजोडर्म से आश्रित नहीं है, वो जीव स्यूडोसिलोमेट्स कहलाते हैं जैसे एसके हेलमंथीज। और जिनमें कैविटी भी है और वो मीजोडर्म से भी लाइंड है, यूसिलोमेट एनिमल कहलाते हैं। उदाहरण एनेलिडा से लेकर आगे के सभी संघ कॉर्डेटा तक के। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला पढ़ेंगे खंडी भवन। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं खंडी भवन या सेगमेंटेशन। देखो नाम से ही जाहिर है, खंडी भवन या सेगमेंट्स। अगर किसी जीव का शरीर खंडों में बटा हुआ हो, सेगमेंट्स में बटा हुआ हो, शरीर कई अलग अलग छोटे छोटे खंडों का बना हो और प्रत्येक खंड का कोई निश्चित कार्य हो, उसमें कोई कुछ निश्चित अंग हो और उसी हिसाब से उसका कार्य डिवाइड किया हुआ हो, उसके कार्य का विभाजन किया हुआ हो, तो उसे हम खंडी भवन कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे जीव देखे होंगे, जैसे आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट्स हैं, आपने इंसेक्ट्स को कुछ इस तरीके से देखा होगा, कुछ इस तरीके का उनका शरीर होता है, खंडों में बटा हुआ होता है। ये इसका हेड पार्ट कहलाता है, ये थोरैक्स पार्ट कहलाता है, फिर एब्डोमन कहलाता है। एब्डोमन में भी कई सारे 9 से लेकर 12 तक सेगमेंट्स पाए जाते हैं। उनके पैर भी खंडों में बटे हुए होते हैं। उनका सिर भी जो है कई खंडों में बटा हुआ होता है, 6 खंडों में बटा हुआ होता है। तो इस तरह अगर किसी जीव का शरीर कुछ खंडों में बटा हुआ है और प्रत्येक खंड एक निश्चित कार्य से संबंधित है, तो इस तरह का जो फिनोमिना है, इस तरह का जो ये कीटों में जो गुण है, उसे हम खंडी भवन या सेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे थोरैक्स वाले भाग में इसके पंख पाए जाते हैं, इसके पैरों का अटैचमेंट होता है, तो ये सभी कीटों में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। इसके सिर वाले जो भाग है वहाँ इसके संयुक्त नेत्र, एंटीना, मुखांग वगैरह पाए जाते हैं। इसी तरह आप और भी बहुत सारे जीवों में, जैसे केचुआ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, उसमें भी इस तरह लगभग 100 के आसपास खंड उसमें पाए जाते हैं। तो ये शरीर का इस तरह खंडों में बटा होना और प्रत्येक खंड का एक निश्चित कार्य के लिए बटना खंडी भवन या सेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो शरीर का यहाँ कुल मिला के शॉर्ट में हम कहें खंडों में विभाजित होना, किसका? बॉडी का या शरीर का खंडों में विभाजित होना। और यहाँ प्रत्येक खंड का कोई न कोई निश्चित कार्य जरूर होगा, निश्चित कार्य होना चाहिए, वो किसी न किसी कार्य से संबंधित होगा। इस तरह शरीर का खंडों में बटा होना खंडी भवन या सेगमेंटेशन कहलाता है। अब इस आधार पर भी जीवों को 3 भागों में बांट दिया। किस आधार पर? उसमें खंड है या नहीं है, इस आधार पर जीवों को वही 3 तरीके से बांट रखा है। पहला है अखंडित शरीर, अखंडित नॉन सेगमेंटेड। दूसरा है अवास्तविक खंडी भवन और वास्तविक खंडी भवन। वास्तविक खंडी भवन जो है उसे मेटामेरिज्म भी कहा जाता है, मेटा या मेटामेराइजेशन या मेटामेरिज्म इस कंसेप्ट को कहा जाता है।
देखो नाम से ही जाहिर है, बहुत सिंपल है। अखंडित ऐसे जीव जिनका शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं होता, पूरा शरीर एक ही खंड का होता है, उसमें खंड नहीं पाए जाते, ऐसे जीवों को अखंडित शरीर वाले जीव कहते हैं, नॉन सेगमेंटेड कहलाते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो जीव हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो एनिमल्स हैं वो सभी अखंडित वाले होते हैं। दूसरा है अवास्तविक खंडीभवन। यहाँ ये कंसेप्ट आपको थोड़ा समझना है। देखो मान लीजिए कोई जीव है जिसका शरीर इस तरह खंडों में बटा हुआ है, ये मान लीजिए ये कीट का मुख है और इस तरह शरीर कुछ खंडों में बटा हुआ है। लेकिन इन खंडों का प्रभाव, अगर इन खंडों का प्रभाव आंतरिक अंगों पर न हो, मान लीजिए ये इसके अंदर मैंने आहार नाल बनाई और आहार नाल देखो बिल्कुल सीधी सपाट बना दी, अगर इन खंडों का प्रभाव, बाह्य रूप से जो आपको खंड नजर आ रहे हैं वो सिर्फ बाहर से नजर आ रहे हैं, अगर उन खंडों का प्रभाव अंदर के अंगों पर नहीं है, अंदर के अंग अपने हिसाब से हैं, तब इस तरह का खंडीभवन अवास्तविक खंडीभवन कहलाता है, स्यूडो सेगमेंटेशन कहलाता है। इंग्लिश में इसे स्यूडो सेगमेंटेशन कहते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो जहां पर भी शब्द लगता है उसका मतलब होता है अवास्तविक या फॉल्स। तो यहाँ खंडों का जो प्रभाव है वो आंतरिक अंगों पर नहीं हुआ, ऐसे सेगमेंटेशन को, ऐसे खंडीभवन को अवास्तविक खंडीभवन कहते हैं। और इसका उदाहरण है, इससे जस्ट अगला प्लेटीहेल्मिन्थीज से जस्ट आगे है एस्के हेल्मिन्थीज। चलिए नेक्स्ट है वास्तविक खंडीभवन या मेटामेरिज्म। ट्रू सेगमेंटेशन जो है उसमें इसी तरह की स्थिति होगी, लेकिन उन खंडों का प्रभाव उसके आंतरिक अंगों पर भी होगा, उसके अंग भी उसी तरीके से उन खंडों के हिसाब से ही व्यवस्थित होंगे। अगर इस तरह की स्थिति है, अगर इस तरह की स्थिति है तो ये कहलाती है वास्तविक खंडीभवन या मेटामेरिज्म। यानी कि आपको बाहर से भी खंड नजर आएंगे और अगर आपकी उसकी देह भित्ति हटाते हो तो अंदर के अंग भी उन खंडों के हिसाब से ही अरेंज होंगे। तो इस तरह का खंडीभवन वास्तविक खंडीभवन या मेटामेरिज्म कहलाता है। और अधिकांश जो जीव है वो इसी के उदाहरण आते हैं। इसके बाद के सभी, जैसे केचुआ जो एनेलिडा का एनिमल है, तो एनेलिडा इसका एग्जाम्पल्स हो गया। अभी जैसे मैंने कीटों की बात की है तो आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के भी अधिकांश जो जीव हैं उनमें खंडीभवन पाया जाता है। इसके अलावा कॉर्डेट्स जो होते हैं उन कॉर्डेट्स में भी खंडीभवन पाया जाता है। तो इस तरह ये खंडीभवन यहाँ कंप्लीट हुआ। बहुत आसान है। अगर जीवों का शरीर खंडों में बटा हुआ है, जो प्रत्येक खंड कहीं न कहीं निश्चित कार्य से संबंधित है और खंडों का प्रभाव आंतरिक अंगों पर भी है, तो उसे वास्तविक खंडीभवन कहते हैं। अगर शरीर बिल्कुल खंडित है ही नहीं तो अखंडित, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बहुत सारे एनिमल्स। और अगर उनमें खंडों का प्रभाव आंतरिक अंगों पर नहीं है, बाहर से ही केवल सुपरफिशियली आपको सेगमेंटेड नजर आ रहा है, तो वो अवास्तविक या सूडो सेगमेंटेशन कहलाएगा। जैसे एस्के हेल्मिन्थीज गोलकृमि जो हैं वो, और मेटामेरिज्म में आपको एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा और है आधार, वो है पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड। देखो पृष्ठरज्जु एक विशेष तरह की स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास, जब भ्रूण का विकास हो रहा है, एम्ब्रियो का विकास हो रहा है, भ्रूणीय विकास जब हो रहा है, उस दौरान शरीर के पृष्ठ भाग पर, शरीर का जो ऊपरी भाग है, जो पृष्ठ भाग है, उस पृष्ठ भाग पर एक रोड जैसी, एक सलाका लाइक, एक सलाका जैसी, एक इस तरह लंबी रोड जैसी एक विशेष संरचना नजर आती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। कौन सी जगह? पृष्ठ भाग पर, डोर्सल सरफेस पर एक रोड या सलाका जैसी एक लंबी छड़नुमा संरचना नजर आती है। उस संरचना को नोटोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड कहते हैं।
और जीवों में नोटोकॉड है या नहीं है, इस आधार पर उन्हें दो भागों में बांट दिया। जिनमें ये नोटोकॉड नहीं पाई जाती उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेटा कहते हैं। और जिनमें कॉर्डेट पाई जाती है, नोटोकॉड पाई जाती है, उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं। कॉर्ड जिनमें पाई जाती है यानी कि नोटोकॉड जिनमें पाई जाती है वो कॉर्डेट्स, और जिनमें नोटोकॉड नहीं पाई जाती वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 12 संघों के नाम याद करवाए थे। उसमें जो 12वां जो कॉर्डेटा है वो कॉर्डेट्स में आता है, उसमें नोटोकॉड जीवन की किसी न किसी अवस्था में बनती है। बाकी जो ऊपर के जो 11 है जंतुओं के संघ है, उन संघों में जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉड नहीं पाई जाती, इसलिए वो जो ऊपर के 11 हैं शुरुआत के, वो सब नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं और अंतिम जो संघ है वो कॉर्डेट कहलाता है। अगले वीडियो में हम संघ पोरीफेरा को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।